वेलकम मेरे दोस्तों। जरा कल्पना करो, तुम रात के किसी शांत मोड़ पर अकेले बैठे हो। आसमान में बादल तेजी से बह रहे हैं और अचानक एक सवाल तुम्हारे भीतर गूंजता है, जो मेरी जिंदगी बना रहा है, वो मैं हूं या मेरा कर्म? ये सवाल डराता भी है और खींचता भी है, क्योंकि अगर जवाब हो सकता है तुम खुद ही अपनी किस्मत लिखते हो, तो फिर वो सारे दर्द, सारे टूटे रिश्ते, सारे मिस्ड मौके, क्या वो भी मेरी ही बनाई हुई कहानी है? यही तो सद्गुरु इस किताब में सामने रखते हैं, एक ऐसा आईना जो तुम्हारी आइडेंटिटी को चैलेंज करता है। वे पूछते नहीं, झकझोरते हैं। अगर कल तुम्हारी जिंदगी वैसी ही रह गई जैसी आज है, तो इसमें सबसे बड़ी रुकावट कौन है? और अचानक महसूस होता है, जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अक्सर हम ब्रह्मांड को दे देते हैं और ब्लेम करते रहते हैं भाग्य, ईश्वर, समय, लोग, रिश्ते, लेकिन खुद को शायद ही कभी। और यहीं से शुरू होती है कर्म की कहानी। कर्म, जो किसी अदृश्य कॉस्मिक पनिशमेंट सिस्टम का नाम नहीं, बल्कि तुम्हारी आपकी स्वयं की साइकोलॉजिकल, इमोशनल और एनर्जेटिक आर्किटेक्चर है। किताब का नाम है कर्मा, और योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी बाय सद्गुरु। और ये किताब लिखी क्यों गई? क्योंकि आज इंसान हर चीज को आउटसोर्स कर चुका है। नॉलेज, एंटरटेनमेंट, डिसीजंस, ओपिनियंस और धीरे धीरे अपनी लाइफ की ऑथरशिप भी। सद्गुरु कहते हैं, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन सी कलम से अपनी किस्मत लिख रहे हो, तो तुम चाहे जितना भागो, जिंदगी फिर भी वही पैटर्न दोहराती रहेगी। और इसी वजह से ये किताब एक रास्ता नहीं देती, एक मिरर देती है। सद्गुरु एक बहुत ही नर्म लेकिन गहरे सुर में पहली धुन बजाते हैं। कर्म वो नहीं जो तुम समझते आए हो। तुमने बचपन से सुना होगा, कर्म मत करो पाप लग जाएगा, कर्म का फल मिलेगा, पिछले जन्म के कर्म हैं, भुगतने पड़ेंगे। जैसा कि हर भारतीय परिवार में होता है, कर्म को एक डराने वाला शब्द बना दिया गया है, एक इनविजिबल रिपोर्ट कार्ड जैसा, जहां अच्छा और बुरा लिखा जाता है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं, कर्म का असली अर्थ कुछ और है। कर्म यानी एक्शन, और एक्शन केवल शरीर नहीं करता, तुम्हारा मन भी करता है, भावनाएं भी करती हैं, और तुम्हारी ऊर्जा भी करती है। कल्पना करो, प्राचीन भारत की संस न नेटफ्लिक्स था, न साइकोलॉजी की किताबें, न सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री। लोग एक ही सवाल से जूझते थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? जब लाइटनिंग गिरती, बारिश रुक जाती, खाना खराब होता, युद्ध हार जाते, तो वे इसे किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ देते। धीरे धीरे जिंदगी की हर घटना को किस्मत के नाम सौंप दिया गया, क्योंकि जब इंसान को समझ नहीं मिलती, वह एक्सप्लेनेशन गढ़ लेता है। और वहीं से कर्म पनिशमेंट सिस्टम बन गया, एक ऐसा सिस्टम जहां कोई कॉस्मिक जज बैठा है, जो अच्छा करने पर रिवॉर्ड देगा और बुरा करने पर सजा। लेकिन सद्गुरु यहां एक जेंटल पंच मारते हैं। अगर ऐसा कोई जज बैठा है, तो तुम्हें फ्री विल क्यों दी गई? सद्गुरु बुद्ध का जिक्र करते हैं। बुद्ध ने भी शुरू में कर्म को कॉस्मिक जस्टिस माना था, लेकिन जब उन्होंने मेडिटेशन में गहराई से अपने मन की परतें देखी, तो उन्होंने पाया कि कर्म वो प्रभाव है जो तुम पर पड़ा है, और वो भी प्रभाव जिसे तुमने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली स्वीकार किया। एक बार जब किसी ने बुद्ध से पूछा, मैं दुखी क्यों हूं? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि तुमने किसी दिन दुख को चुन लिया था, तुम्हें बस याद नहीं। ये लाइन सुनते ही लगता है, क्या सच में? क्या हम सच में अपने दुख को चुनते हैं? लेकिन अगर सोचो, कई बार हम वही दोस्त चुनते हैं जो हमें हर्ट करते हैं, वही रिलेशनशिप रिपीट करते हैं, वही हैबिट्स दोहराते हैं। क्या ये कर्म नहीं? आज तुम अपने फोन का उदाहरण लो। पहली बार जब नोटिफिकेशन साउंड आया, तुम उत्साहित हो गए। यही एक्साइटमेंट एक माइक्रो एक्शन था। फिर बार बार वो एक्शन रिपीट हुआ। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उस डोपामिन के साथ जुनूनी हो गया। अब कोई भी नोटिफिकेशन आए, तुम ऑटोमेटिकली फोन उठा लेते हो। तो सवाल, ये किसने बनाया? नोटिफिकेशन ने, फोन ने, वर्ल्ड ने? नहीं, तुम्हारे रिपीटेड मेंटल एक्शंस ने। यही है कर्म, माइक्रो एक्शंस का विशाल प्रभाव। सद्गुरु इसे न्यूरोसाइंस से जोड़ते हैं।
हर थॉट एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बनाती है, हर इमोशन केमिकल रिलीज करता है, हर रिएक्शन एक बिहेवियर राउट मजबूत करता है और हर रिपीटेशन उस पैटर्न को और गहरा करता जाता है। आखिरकार वह पैटर्न तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाता है। तो पर्सनैलिटी किसने बनाई? तुम्हारे कर्मों ने। अगर कर्म कॉस्मिक पनिशमेंट नहीं बल्कि तुम्हारी एक्शन मेमोरी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी आदतें तुम्हारी नहीं, तुम्हारे कर्म की बनावट है। तुम्हारी रिएक्शंस वही हैं जिनकी प्रैक्टिस तुमने अनजाने में की है। और सबसे बड़ा शॉक, तुम्हारी आइडेंटिटी भी तुम्हारे कर्म की कंटिन्यूटी है। यह सुनकर सदगुरु एक सवाल फेंकते हैं, अगर तुम वही व्यक्ति नहीं बनना चाहते जो आज हो, तो क्या तुम अपने कर्म की इंजीनियरिंग बदलोगे? और यहीं से असली जर्नी शुरू होती है। सदगुरु कहते हैं, जब तक तुम कर्म को समझ नहीं लेते, तुम लिबरेशन की बात नहीं कर सकते। यानी अगला कदम है समझना कि कर्म एक्यूमुलेट कैसे होता है, कैसे हम जिंदगी में वही पैटर्न रिपीट करते रहते हैं और कैसे हम इसे बदल सकते हैं। सदगुरु ने एक सादा सा लेकिन जिंदगी बदल देने वाला सवाल छोड़ा था, अगर तुम वही नहीं बनना चाहते जो आज हो, तो क्या तुम अपने कर्म की इंजीनियरिंग बदलोगे? यह सवाल हवा में तैरता नहीं रहता। यह सवाल धीरे धीरे तुम्हारे भीतर सेटल होता है, जैसे किसी गहरे तालाब में एक भारी पत्थर गिर जाए और उसकी लहरें देर तक न थमें। कर्म एक्यूमुलेट कैसे होता है और हम क्यों बार बार वही पैटर्न्स रिपीट करते हैं? कर्म का ढेर, जिसकी वजह से हम कल बन जाते हैं। तुमने देखा होगा, कुछ लोग हर बार गलत इंसान पर ट्रस्ट कर बैठते हैं, कुछ लोग हर बार डर में डिसीजंस लेते हैं, कुछ लोग हर बार एक ही मिस्टेक रिपीट कर देते हैं, हालांकि उन्हें पता होता है कि वो गलती है। अक्सर हम कहते हैं, यार मैं ऐसा क्यों हूं, मैं बदल क्यों नहीं पाता? और फिर ब्लेम आ जाता है, समय, लोग, हालात, किस्मत। लेकिन सदगुरु शांत स्वर में कहते हैं, तुम्हें बदलने से नहीं रोक रहा बाहर कोई, तुम्हें रोक रहा है तुम्हारे कर्म का ढेर। कर्म का ढेर क्या है? कहानी ऐसे समझो, एक किसान है, हर मौसम में वो बीज बोता है। कुछ बीज अच्छे होते हैं, कुछ बुरे, कुछ फसलें बेहतर उगती हैं, कुछ सूख जाती हैं। लेकिन अगले सीजन में जब वो खेत में जाता है, उसके पास विकल्प नहीं होता, उसे उसी मिट्टी में बीज बोने होते हैं जिसमें पिछले मौसम का असर बचा हुआ है। हमारी जिंदगी भी यही है। हर थॉट, हर रिएक्शन, हर इमोशन, हर छोटी डिसीजन, ये सब हमारे जीवन की मिट्टी में जमा हो जाते हैं। और अगली बार जब कोई परिस्थिति आती है, तो हम उसी पुरानी मिट्टी से प्रतिक्रियाएं उगा देते हैं। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, तुम्हारा कर्म तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट में नहीं ला रहा, वो तुम्हारा फ्यूचर तय कर रहा है। एक आदमी रोज सुबह बाजार जाता था, रास्ते में एक गड्ढा था, वह रोज उसमें गिर जाता, फिर कहता किस्मत खराब है। कुछ दिनों बाद वह गड्ढे से बचने लगा, फिर एक दिन उसने रास्ता ही बदल दिया। लेकिन बहुत से लोग वही रास्ता चुनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन उसी रास्ते का आदी हो जाता है। यही आदत असल में कर्म है। सदगुरु कहते हैं, मेमोरी केवल दिमाग में नहीं रहती, तुम्हारी ऊर्जा भी मेमोरी रखती है। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब तुम किसी इमोशन को बार बार महसूस करते हो, जैसे गुस्सा, जलन, डर, कंपैरिजन, तो दिमाग वही बायोकेमिकल पाथ मजबूत करता जाता है। एक समय आता है जब तुम्हें गुस्सा आना रिएक्शन नहीं, तुम्हारी प्रकृति बन जाती है। तो क्या गुस्सा ईश्वर ने दिया या किस्मत ने? नहीं, कर्म ने। गांधी के जीवन में सबसे चौंकाने वाला पहलू था उनकी प्रतिक्रिया का अद्भुत संयम। कई बार ब्रिटिश अधिकारी उन्हें अपमानित करते थे, लेकिन गांधी रिएक्ट नहीं करते। सदगुरु कहते हैं, इस लेवल की फ्रीडम तभी आती है जब तुम्हारे कर्म का ढेर हल्का हो जाता है। गांधी एक मोमेंट में एक्शन लेते थे, न कि पुराने एक्यूमुलेटेड रिएक्शन से ड्रिवन होकर। यही अंतर है, रिएक्टिव लिविंग वर्सेस कॉन्शियस लिविंग। अगर कर्म हमारा रिएक्शन सिस्टम है, तो असल सवाल यह है, हम रिएक्शंस रिपीट क्यों करते हैं? सदगुरु कहते हैं, क्योंकि रेपिटेशन बहुत सुखद महसूस होता है। मन के लिए नया पैटर्न बनाना मेहनत है, पुराने रास्ते पर चलना आसान है। तो असल सवाल बनता है, आज तुम जो भी हो, क्या वो तुमने कॉन्शियसली चुना है, या तुम बस पुराने पैटर्न्स की डेटाबेस फाइल चल रहे हो? और फिर वो चुभने वाला सवाल आता है,
अगर तुम हर दिन वही सोचते हो, वही महसूस करते हो, वही रिएक्ट करते हो, तो क्या तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया हो सकता है? यह सवाल किसी को डरा भी देता है, किसी को जगाता भी है। सद्गुरु कहते हैं, कर्म को अंडरस्टैंड करना पहला कदम है। दूसरा कदम है देखना कि तुम रोबोट की तरह रिएक्शंस रिपीट कर रहे हो। लेकिन असली कला तो यह है रिएक्ट करना छोड़कर रिस्पॉन्ड करना सीखना। अगर हम हर दिन वही सोचते, वही महसूस करते और वही रिएक्ट करते हैं, तो हमारी जिंदगी में नया कैसे आएगा? जहां सद्गुरु पहली बार बताते हैं कि कर्म केवल तुम्हें बांधता नहीं, तुम्हें मुक्त भी कर सकता है। कर्म कोई कैद नहीं, कर्म एक टूल है और इस टूल का हैंडल तुम्हारे हाथ में है, बस तुम उसे पकड़ना भूल गए हो। सच बताओ, कितनी बार तुम्हें लगा है कि तुम्हारे व्यवहार पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है? किसी के बोलते ही गुस्सा आ जाता है, कोई पुरानी याद आते ही दिल दुख जाता है, कोई छोटी असुविधा आते ही इरिटेशन बढ़ जाता है, कोई दोस्त इग्नोर कर दे तो इनसिक्योरिटी जाग उठती है। और फिर हम कहते हैं, यार मैं ऐसा ही हूं, या मेरी आदतें ही ऐसी हैं। यही सोच दरअसल कर्म का सबसे गहरा प्रभाव है। कर्म कहता है, तुम वैसे ही बिहेव करोगे जैसे तुमने अपने अंदर प्रोग्रामिंग कर रखी है। लेकिन सद्गुरु यहां एक बड़ा ट्विस्ट देते हैं। कर्म तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, लेकिन तुम उसके प्रोग्रामर हो। प्रतिक्रिया की समस्या कहां से शुरू हुई? एक राजा के 2 सैनिक हर सुबह दरबार में एक ही वक्त आते थे। एक हमेशा मुस्कुराता हुआ, शांत, कंपोज्ड। दूसरा हमेशा चिड़चिड़ा, जल्दी में, बेचैन। राजा ने पूछा, तुम दोनों का काम तो एक जैसा है, फर्क क्यों है? पहले सैनिक ने कहा, मैं हर सुबह खुद को रिमाइंड करता हूं, मुझे चूज करना है कि मैं कैसा बनूं। दूसरा हंस पड़ा, कैसा चूज करना? जो होता है बस हो जाता है। मैं क्या करूं? यही फर्क है रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। रिएक्शन मतलब तुम्हारे कर्म का ढेर तुम्हारे लिए निर्णय ले रहा है। रिस्पॉन्स मतलब तुम कॉन्शियसली अपना निर्णय ले रहे हो। सद्गुरु अक्सर एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि रास्ते में एक सांप पड़ा है। वह डर गया और भाग गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने पता लगाया वह सांप तो मरा हुआ था, लेकिन उसकी पहली रिएक्शन डर थी। अब सोचो, डर कहां से आया? सांप से या उसके दिमाग में जमा पिछले एक्सपीरियंसेस से? सद्गुरु कहते हैं, रिएक्शन हमेशा पास्ट से आता है, रिस्पॉन्स हमेशा प्रेजेंट से आता है। यानी कर्म तुम्हें अतीत की मेमोरी से रिएक्ट करवाता है, लेकिन तुम्हारा सच, तुम्हारी बुद्धि, वह अब भी मौजूद है, यहीं, इसी क्षण। मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे और स्पष्ट करती है। अमिगडाला, दिमाग का पुराना हिस्सा, इंस्टेंट रिएक्शंस देता है, जैसे डर, गुस्सा, इंपल्सिव बिहेवियर। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रैशनल रिस्पॉन्स देता है, सोच विचार के बाद लिया गया कॉन्शियस डिसीजन। कर्म अमिगडाला को मजबूत करता है। अवेयरनेस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है, यानी कर्म और जाओ और पुराने प्रोग्राम रिस्पॉन्स। कॉव को नई प्रोग्रामिंग। जब मंडेला 27 साल जेल में रहे तो वे हर चीज पर रिएक्ट कर सकते थे, गुस्सा, नफरत, बदला। लेकिन बाहर आते ही उनका पहला बयान था, अगर मैं नफरत लेकर बाहर आया तो जेल मेरे साथ ही बाहर आ जाएगी। यह रिस्पॉन्स था कॉन्शियस चॉइस। यही कर्म की जंजीरों को काट देता है। अब सद्गुरु पूछते हैं, क्या तुम अपनी रिएक्शंस को देखते हो या तुम रिएक्शंस को जस्टिफाइड करते हो? क्योंकि जिस पल तुम रिएक्शन को पहचान लेते हो, उसी पल तुम्हारे भीतर एक छोटे से दरवाजे की कुंडी खुल जाती है। वह दरवाजा है फ्रीडम फ्रॉम कर्मा। सद्गुरु कहते हैं, तुम जितनी बार रिएक्ट नहीं करते बल्कि कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हो, तुम्हारी नई कर्म रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। मतलब तुम अपने कर्म को हल्का कर रहे हो, तुम अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड कर रहे हो, तुम अपने फ्यूचर को बदल रहे हो। आज से प्रैक्टिस करो, किसी भी घटना के बाद 2 सेकंड रुक जाओ। ये 2 सेकंड मैजिक हैं। इन 2 सेकंड में तुम रिएक्शन से बाहर आ जाते हो और रिस्पॉन्स में प्रवेश करते हो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग रिवायर्ड होगा, तुम्हारा कर्म बदलता जाएगा, तुम्हारी आइडेंटिटी नई बनेगी। अब जब रिस्पॉन्स की शक्ति समझ आ गई, सद्गुरु हमें बताते हैं कि कर्म के 3 स्तर होते हैं और ये तीनों मिलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाते हैं।
मानव की तीन क्रियाएं, शरीर, मन और ऊर्जा, और ये तीनों कैसे कर्म बनाते हैं। कल्पना करो, तुम एक नदी के किनारे खड़े हो, पानी बह रहा है। तुम नदी में एक छोटा कंकड़ फेंकते हो, लहरें बनती हैं। दो कंकड़ फेंको, लहरें दोहरी। हर कंकड़ एक नया पैटर्न बनाता है। सदगुरु कहते हैं, इंसान भी हर सेकंड कर्म नाम के कंकड़ अपने भीतर की नदी में फेंक रहा है। लेकिन ट्विस्ट यह है, हम केवल शरीर से कर्म नहीं बनाते, हम मन से भी कर्म बनाते हैं, हम भावनाओं से भी कर्म बनाते हैं, हम ऊर्जा से भी कर्म बनाते हैं। यानी हम हर दिशा से पैटर्न्स रचते जा रहे हैं। लोग सोचते हैं कर्म मतलब सिर्फ फिजिकल एक्शन, किसी को मारना, किसी की मदद करना, कुछ गलत या सही करना। लेकिन सदगुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर कर्म सिर्फ फिजिकल होता तो अंधेरे कमरे में की गई गलतियां कर्म नहीं होती। यह वाक्य पूरा पैराडाइम हिला देता है। सदगुरु बताते हैं कर्म तीन टाइप होता है। एक, फिजिकल एक्शन, ये सबसे सरल है, जो तुम अपने शरीर से करते हो, वॉक, टॉक, हेल्प, हर्ट, ये सब कर्म के सरफेस को छूते हैं। दो, मेंटल एक्शन, तुम क्या सोचते हो वही अंदर डीप कार्मिक इंप्रेशंस बनाता है। एक कैसी भी भावना 5 सेकंड में गुजर सकती है, लेकिन एक विचार सालों टिक जाता है। 3, एनर्जेटिक एक्शन, प्राण का क्षेत्र, यह सबसे सटल और सबसे शक्तिशाली स्तर है। पीपल इसे नहीं समझते, इसलिए मिस इंटरप्रेट करते हैं। सदगुरु कहते हैं, अगर तुम्हारी ऊर्जा साफ है तो कर्म तुम्हें जकड़ नहीं सकता। यही वह जगह है जहां योग आता है, यही वह जगह है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। फिजिकल एग्जाम्पल, पुराणों में कथा है कि राजा भरत, जो एक महान योगी थे, उन्होंने एक हिरण का बच्चा बचाया। काम अच्छा था, लेकिन देखभाल करते करते वह अटैचमेंट में बदल गया। राजा की मृत्यु के समय उनका मन हिरण में अटका हुआ था और कथा अनुसार उनका अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। अब यहां पॉइंट पशु जन्म नहीं, पॉइंट है अटैचमेंट की पकड़। सदगुरु इस उदाहरण से बताते हैं कि कहीं कहीं फिजिकल एक्शन से बढ़कर हमारी मेंटल टेंडेंसीज कर्म बनाती हैं। राजा भरत ने फिजिकल एक्शन तो सही किया था, लेकिन भावनात्मक अटैचमेंट ने गहरा कर्म बनाया। मेंटल एग्जाम्पल, आइंस्टाइन की इमेजिनेशन। आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। क्यों? क्योंकि दिमाग में चल रही एक्टिविटी हमेशा फिजिकल एक्शन से तेज और गहरी होती है। अगर तुम रोज सोचते हो, मैं कमजोर हूं, मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत खराब है, तो ये विचार वैसे ही कार्मिक ग्रूव्स बनाते हैं जैसे पानी चट्टानों में दरारें बनाता है। धीरे धीरे ये ग्रूव्स पर्सनैलिटी बन जाते हैं। आइंस्टाइन ने इमेजिनेशन से अपने दिमाग में पैटर्न्स क्रिएट किए, जिसने पूरा मॉडर्न फिजिक्स बदल दिया। एक साइंटिस्ट अपनी सोच से यूनिवर्स की इक्वेशन महसूस कर सकता है। यह दिखाता है कि मेंटल एक्शन कितना शक्तिशाली कार्मिक फोर्स है। एनर्जेटिक एग्जाम्पल से स्वामी विवेकानंद का एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, जब वे अमेरिका में 1877 में गए। शिकागो में ठहरे थे तो एक बार उनके कमरे में एक व्यक्ति गया और बाहर आकर बोला, उस कमरे में जैसे बिजली सी बहती है। लेकिन विवेकानंद वहां सिर्फ बैठे थे, कोई फिजिकल एक्शन नहीं, कोई स्पीच नहीं, कुछ नहीं, और फिर भी उनकी ऊर्जा इम्प्रिंट बना रही थी। सदगुरु कहते हैं, यही ऊर्जात्मक इम्प्रिंट कर्म का सबसे सटल स्तर है। यही जन्म जन्मांतर तक चलता है। अब एक पल रुककर खुद से पूछो, तुम अपने शरीर से क्या कर्म बना रहे हो? तुम अपने मन से किस तरह के थॉट पैटर्न बना रहे हो? और तुम्हारी ऊर्जा किस दिशा में बह रही है? क्योंकि अगर तुम सिर्फ फिजिकल एक्शंस में व्यस्त हो, लेकिन मन में डर, कंपैरिजन, जेलसी, इनसिक्योरिटी भरी है, तो तुम्हारा एनर्जी लेवल उसी फ्रीक्वेंसी में इम्प्रिंट बनाता रहेगा, और ये इम्प्रिंट्स होकर वही सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे जिनसे तुम बचना चाहते हो। इसलिए सदगुरु कहते हैं, तुम दुनिया नहीं बदल सकते जब तक तुम अपने 3 इंजन्स, शरीर, मन और ऊर्जा को अलाइंड नहीं करते। यहां एक गहरा सवाल उभरता है, क्या मैं पूरा दिन अपने अंदर क्या चल रहा है उसका ऑब्जर्वर हूं, या मैं बस ऑटो पायलट पर चल रहा हूं? यह सवाल काटता है। लेकिन यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। आज से 3 चीजें ऑब्जर्व करें, लेकिन बिना जजमेंट के। 1, फिजिकल, क्या मैं बिना वजह फिजिट करता हूं?
क्या मैं हमेशा जल्दबाजी में हूं? क्या मेरा बॉडी लैंग्वेज रिएक्टिव है? 2. मेंटल, मेरा डिफॉल्ट थॉट क्या है? फियर, वरी, एक्साइटमेंट, ब्लेम। 3. एनर्जी, जब मैं किसी जगह जाता हूं समय, क्या मैं वहां शांति ले जाता हूं या बेचैनी? बस ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ स्टार्ट्स क्लेंजिंग द कार्मिक सिस्टम। अब जबकि हमें पता चल गया कि कर्म कैसे बनता है, सद्गुरु पूछते हैं, क्या कर्म मिटाया जा सकता है? और यह वह लेसन है जहां हजारों साल की आध्यात्मिक परंपराओं का असली सार खुलता है, जहां सद्गुरु बताते हैं कि कर्म को सिर्फ समझकर नहीं, एनर्जी टेक्नोलॉजी से साफ किया जाता है। इंसानी कहानी यहीं सबसे ज्यादा रोचक हो जाती है, क्योंकि असल समस्या यह नहीं है कि हम गलत काम करते हैं। असल समस्या है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा एक्शन कब कार्मिक सर्कल में बदल गया। जैसे कोई मकड़ी अपने ही धागों से जाल बुनती है और धीरे धीरे उसी में फंस जाती है, मनुष्य भी अपने कर्मों के धागों से एक जाल बनाता है। पहले यह जाल सुरक्षा देता है, फिर पहचान देता है, और धीरे धीरे यह पहचान ही बंधन में बदल जाती है। मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, मेरी किस्मत ही खराब है। यह पैटर्न मेरे परिवार में चलता आया है। ये वाक्य भावनात्मक नहीं है, ये कर्म की बेड़ियां हैं। कृपया सोचो, कोई बच्चा पैदा होते ही चिड़चिड़ा होता है, डरपोक होता है, या राजा जैसा कॉन्फिडेंट? नहीं, ये ट्रेट्स पहले से उसके भीतर स्टोर्ड इंप्रेशंस यानी कर्म की मेमोरी में होते हैं। इसी वजह से सद्गुरु यह बार बार कहते हैं, कर्मा इज योर अनकॉन्शियस सॉफ्टवेयर। समस्या यह है कि यह सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक मोड में चलता है, और ऑटोमेटिक मोड ही हमें कंफर्ट देता तो है, पर आजादी नहीं देता। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, अगर कर्म का इतना गहरा जाल है तो इंसान को मुक्त होने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि जीवन का स्वभाव ही फ्रीडम है। बीज को मिट्टी में कितने भी दिन डाल दो, वह फूट कर बाहर आना ही चाहता है। इंसान भी अपने सीमित पैटर्न से बाहर निकलना चाहता है। आओ इसे 3 स्लाइडिंग लेयर्स में समझें। 1. कर्म एक जाल कैसे बनता है? इमेजिन करो कि तुमने हाथ में एक धागा पकड़ रखा है। हर इमोशन एक लूप, हर रिएक्शन एक नॉट, हर फियर एक ट्विस्ट, हर इच्छा एक नया धागा। धीरे धीरे धागा इतना उलझ जाता है कि तुम कहते हो अब इसे खोलना असंभव है। लेकिन जिसने यह धागा बनाया है उसे खोलना भी उसी के वश में है। इसी को सद्गुरु कहते हैं, कर्मा इज सेल्फ क्रिएटेड। कर्म स्वयं निर्मित है। जो स्वयं निर्मित है वह अनिर्मित भी हो सकता है। इसी की सबसे खूबसूरत मिसाल भगवान बुद्ध के जीवन में मिलती है। जब एक आदमी रोज उन्हें गालियां देता था, आखिर एक दिन थककर उसने पूछा, आप हर दिन चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आदमी बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी गालियां नहीं लेता। ये शब्द सुनने में सिंपल है, पर असल में यह कर्म से परे होने की कला है। यानी रिएक्शन मत दो, अवेयरनेस दो। जब अवेयरनेस जगा दी जाती है तो कर्म का धागा अपनी पकड़ खोने लगता है। 2. कर्म के 3 इंजन्स, माइंड, इमोशन, एनर्जी। सद्गुरु कहते हैं कि कर्म केवल एक्शन में नहीं होता, बल्कि 3 जगहों पर इम्प्रिंट बनाता है, माइंड, इमोशन, एनर्जी। अब इसका एक रिलेटेबल मॉडर्न एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा फोन 3 जगह बैकअप स्टोर करता है। लोकल स्टोरेज, क्लाउड, हिडन कैश। तुम लोकल स्टोरेज से फोटो डिलीट कर देते हो, लेकिन कैश में सब रह जाता है। फिर फोन खुद उसे रिस्टोर कर लेता है। यही होता है कर्म के साथ। हम सोचते हैं हमने गलती मिटा दी, लेकिन भावनाओं या एनर्जी लेवल पर उसका इंप्रेशन बाकी रहता है। इसीलिए कई पैटर्न्स दोबारा रिपीट होते हैं। वही टॉक्सिक रिश्ते, वही गलत डिसीजंस, वही डर, वही एंगर, वही प्रोक्रेस्टिनेशन। ये तुम्हारे कर्म के कैश्ड फाइल्स हैं। 3. मुक्ति कैसे संभव है? अब ये ट्विस्ट आता है। कर्म को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, कर्म को बाईपास नहीं किया जा सकता, कर्म को डिलीट नहीं किया जा सकता, लेकिन कर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। कैसे? सद्गुरु इसे योग का अल्टीमेट पर्पस बताते हैं। अवेयरनेस बढ़ाओ। इमेजिन एक छोटा एग्जाम्पल, तुम अंधेरे में चल रहे हो, फर्नीचर से टकरा रहे हो, जमीन पर गिर रहे हो। जैसे ही लाइट ऑन करते हो, सभी ऑब्स्टिकल्स वहीं होते हैं, पर तुम फंसते नहीं। कर्म के साथ भी यही है। अवेयरनेस लाइट है, कर्म ऑब्स्टिकल्स हैं।
फर्क बस इतना है, बिना अवेयरनेस के जीवन अंधेरे में चलना है। और अवेयरनेस कैसे आती है? ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस, कॉन्शियस चॉइसेस, रिस्पॉन्स ओवर रिएक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं क्रिएटर हूं, इन प्रैक्टिसेस से हम धीरे धीरे कार्मिक नेट की पकड़ लूसेंस कर देते हैं। जब हम कर्म के जाल को समझ लेते हैं तो एक चीज बदल जाती है। हम अपने जीवन के स्पेक्टेटर नहीं रहते, हम क्रिएटर बन जाते हैं। सोचो, अगर कर्म सेल्फ क्रिएटेड है तो क्या तुम नया कार्मा कॉन्शियसली बना सकते हो? हां। क्या तुम पुराना कार्मा डिसॉल्व कर सकते हो? हां। क्या तुम एक नई आइडेंटिटी चुन सकते हो हर दिन? अब यहां एक बड़ा सवाल, अगर हम कल को बदल सकते हैं तो हम आज को कैसे जी रहे हैं? अगर फ्रीडम हमारा मूल स्वभाव है तो हम पैटर्न की रिपीट टेलीकास्ट वाली जिंदगी क्यों जी रहे हैं? और इस लेसन का मैसेज यही है, डेस्टिनी लिखी नहीं मिलती, घड़ी जाती है। और कर्म वह कलम है जिससे हम डेस्टिनी लिखते हैं। जब अवेयरनेस आती है तो इंपैक्ट अद्भुत होता है। रिएक्शंस कम, रिस्पॉन्सेस बढ़ जाते हैं। डर कम, क्लैरिटी बढ़ जाती है। आइडेंटिटी रिजिड नहीं रहती, फ्लूइड हो जाती है। इंसान खुद अपनी एवोल्यूशन को महसूस करने लगता है। और सबसे बड़ा इंपैक्ट, अतीत का बोझ हल्का हो जाता है। तो आज से क्या करें? एक, रिएक्शन को रोककर 3 सेकंड का पॉज जब भी ट्रिगर हो तुरंत उत्तर मत दो। पॉज ही कर्म को टूटने देता है। 2, डेली 10 मिनट्स ध्यान, अनुभूति पर ध्यान। सोच मत बदलो, अवेयरनेस बढ़ाओ, सोच खुद बदल जाएगी। 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्र, हर सुबह एक लाइन खुद से कहो, जो भी मैं अनुभव कर रहा हूं उसका क्रिएटर मैं हूं। 4, एनर्जी हाइजीन, दिन में एक बार नेचर, साइलेंस या ब्रेथ वर्क से एनर्जी रिसेट करो। इन्हें फॉलो करने से कार्मिक बैगेज कम और क्लैरिटी ज्यादा होती जाती है। कर्म कोई सज्जा नहीं, एक विज्ञान है, एक मैप है जो बताता है कि तुम कहां हो, लेकिन यह मैप तय नहीं करता कि तुम कहां जा सकते हो। कर्म केवल हमारे अतीत की कहानी नहीं है, यह हमारे भविष्य की आर्किटेक्ट भी हो सकती है अगर हम उसे कॉन्शियस हाथों में लेना सीख जाएं। हमने देखा कि जहां इंसान पहली बार अपनी बेड़ियानों महसूस करता है, कर्म कोई सज्जा नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम 24 घंटे लिखते रहते हैं। और जब यह समझ आता है कि मैं क्रिएटर हूं, मेरे रिएक्शंस ही मेरा कार्मा है, मेरी अवेयरनेस ही मेरी फ्रीडम है, तो एक नया सवाल जन्म लेता है। अगर मैं क्रिएटर हूं तो क्या मैं अपनी डेस्टिनी को नए सिर से लिख सकता हूं? क्या मैं अपनी आइडेंटिटी बदल सकता हूं? क्या मैं जीवन को एक कला की तरह गढ़ सकता हूं? यही सवाल हमें सबसे शक्तिशाली विजडम तक ले जाता है, स्वयं को रचने का विज्ञान। मनुष्य इस धरती पर सबसे ज्यादा जटिल जीव है क्योंकि यह केवल दुनिया में नहीं रहता, यह अपनी ही बनाई मेंटल दुनिया में रहता है। और यही मानसिक दुनिया आइडेंटिटी बनाती है। मैं ऐसा इंसान हूं, मेरी लिमिट्स यही हैं, मेरे बस में इतना नहीं है, मेरी किस्मत मुझे इससे आगे नहीं ले जाएगी। ये आइडेंटिटीज छोटी छोटी लगती हैं, पर असल में यही मुक्ति और बॉन्डेज के बीच की दीवार है। अब सवाल है, आइडेंटिटी इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि आइडेंटिटी की एक खासियत है, वह स्थिर, स्टैटिक होती है। जीवन का स्वभाव है वह गतिशील, डायनेमिक है। जब कोई स्थिर वस्तु किसी गतिशील चीज पर हावी होती है, एक बड़ी फ्रिक्शन पैदा होती है। उसी फ्रिक्शन को इंसान स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कंफ्यूजन कहता है। यही कार्मिक ट्रैप की आखिरी गुत्थी है। कर्म तब तक डिसॉल्व नहीं होता जब तक आइडेंटिटी डिसॉल्व नहीं होती। अब इस अंतिम ट्रूथ को समझने के लिए 3 गहरे सिनेमैटिक ब्रिजेस से गुजरते हैं, जैसे कोई महायात्रा का अंतिम पर्व। 1, आइडेंटिटी का भ्रम, द फिंगर एंड द मून स्टोरी। बौद्ध परंपरा में एक बहुत सुंदर कहानी है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, सत्य क्या है? गुरु ने चांद की ओर इशारा किया। शिष्य ने गुरु की उंगली पकड़ ली। गुरु हंसे और बोले, मैं उंगली हूं, सत्य चांद है, मत भूलो। उंगली सहारा है, मंजिल नहीं। आइडेंटिटी उंगली है, तुम्हारा जीवन चांद है। लेकिन इंसान क्या करता है? उंगली को ही पकड़कर बैठ जाता है। मैं इंजीनियर हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं इमोशनल हूं, मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मेरा पास्ट ऐसा था इसलिए फ्यूचर भी वैसा ही होगा। यह सब उंगली है, पर तुमने इसे मंजिल बना लिया। सदगुरु कहते हैं,
Once you stop clinging to your identity, the universe becomes available to you. यानी एक बार जब आप अपनी पहचान से चिपके रहना छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए उपलब्ध हो जाता है। दो, विज्ञान का दृष्टिकोण, न्यूरोप्लास्टिसिटी और कार्मा, आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। पहले साइंटिस्ट्स सोचते थे कि ब्रेन फिक्स्ड है, बदल नहीं सकता, लेकिन हाल के शोध ने साबित कर दिया ब्रेन हर दिन अपने न्यूरल सर्किट्स बदलता है और ये बदलाव हैबिट्स, चॉइसेस, अवेयरनेस से होते हैं। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। यह वही है जिसे भारत के योगियों ने हजारों साल पहले कर्म संशोधन कहा था। जब तुम नया रिस्पॉन्स चुनते हो, ब्रेन में नया सर्किट बनता है, पुराना पैटर्न कमजोर पड़ जाता है। यही कर्म का रियल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन है, यही फ्रीडम है। 3, योगिक एग्जाम्पल, रात में तुम्हें रस्सी दिखाई देती है और तुम उसे सांप समझ लेते हो। डर जाते हो, पसीना छूट जाता है, दिल तेज धड़कने लगता है, लेकिन जैसे ही रोशनी जलती है सांप गायब नहीं होता, क्योंकि वहां कभी सांप था ही नहीं। कहां गायब हुआ? तुम्हारे मन से। इसी तरह ज्यादातर कार्मिक बॉन्डेज रियल नहीं है, यह हमारी आइडेंटिटी की गलत परसेप्शन है। जब अवेयरनेस की लाइट जलती है, कर्म का सांप हवा हो जाता है। मिस्टेक्स थी, हां, पर वे तुम्हें डिफाइन नहीं करती। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, कर्म न तो दंड का कानून है, बल्कि यह संभावनाओं का रोड मैप है। कर्म हमें लिमिट नहीं करता, कर्म हमें बताते हैं कि हम आगे कहां जा सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी आइडेंटिटी फ्लूइड हो जाए, अगर आप हर दिन नई वर्जन चुन सकें, अगर आपके भीतर नए न्यूरल सर्किट्स बनते रहें, अगर आप रिएक्शन की जगह अवेयरनेस रखें, तो आप कौन बन सकते हैं? सच कहूं तो आपकी कोई लिमिट ही नहीं रहती, क्योंकि आइडेंटिटी टूटते ही कर्म के धागे आपकी उंगलियों से फिसल जाते हैं और आप पूछते हैं, मैं हूं कौन? यह एक डरावना सवाल है, लेकिन यहीं से असली जीवन शुरू होता है, क्योंकि आइडेंटिटी टूटे बिना फ्रीडम संभव ही नहीं है। तभी सद्गुरु कहते हैं, व्हेन यू आर नथिंग, व्हेन यू आर एम्प्टी, यू आर फ्री। यानी जब आप कुछ नहीं होते, जब आप खाली होते हैं, तब आप स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि एम्प्टी कप ही तो रिफिल हो सकता है, भरा कप कुछ नया नहीं ले सकता। अब नतीजा क्या होता है? आपके चॉइसेस प्योर हो जाते हैं, रिएक्शंस रेयर हो जाते हैं, इमोशंस क्लियर हो जाते हैं, डिसीजंस डीप हो जाते हैं, पैटर्न्स डिसॉल्व हो जाते हैं, कार्मा लूज, लाइट, ब्रीथेबल हो जाता है। जीवन भारी नहीं लगता, जीवन फ्लो बन जाता है। आज से क्या करें ताकि कार्मिक फ्रीडम की प्रक्रिया शुरू हो? एक आइडेंटिटी फ्री मोमेंट्स बनाओ, दिन में 2 मिनट। अपने नाम, रिश्ते, प्रोफेशन, पास्ट, सबको किनारे रखकर बस ऑब्जर्व करो। कौन ऑब्जर्व कर रहा है? यही अवेयरनेस फ्रीडम का गेटवे है। 2, रिस्पॉन्स ट्रेनिंग। हर दिन एक छोटी चीज कॉन्शियसली चूज करो, जैसे एक मुश्किल मैसेज प्यार से रिप्लाई करना, गुस्सा आने पर 3 ब्रेथ्स लेना, किसी को बिना बेनिफिट दिए मदद करना। ये छोटे स्टेप्स कार्मिक सर्किट्स बदल देते हैं। 3, डेली स्टिलनेस रिचुअल। 10 मिनट की शांति, न मंत्र न टेक्निक, बस ऑब्जर्व करो। साइलेंस अवेयरनेस की मां है। 4, कर्मा जर्नल। हर रात खुद से पूछो, काश आज मैंने कहां रिएक्शन दिया, मैं इसे कल कैसे बदल सकता हूं। यह जर्नलिंग अनकॉन्शियस पैटर्न्स को सरफेस पर ला देती है। सद्गुरु कहते हैं, कर्म कोई ताला नहीं है जिसे खोलने की चाबी तुम्हारे पास नहीं। कर्म वह धागा है जिससे तुम अपने जीवन की कला बुनते हो। कभी धागा उलझ जाता है, कभी कट जाता है, कभी खिंच जाता है, कभी टूटता भी है, लेकिन सुंदर बात यह है, धागा हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। सद्गुरु का अंतिम संदेश यही है, योर डेस्टिनी इज नॉट रिटन फॉर यू, इट इज रिटन बाय यू एवरी मोमेंट। यानी आपका भाग्य आपके लिए नहीं लिखा गया है, यह आपके द्वारा लिखा गया है। हर पल तो सवाल सिर्फ इतना है, आप अगला धागा क्या बुनेंगे, अगला पैटर्न कैसा बनेगा, अगला कदम किस दिशा में जाएगा। क्योंकि जब अवेयरनेस जागती है, कर्म पिघलने लगता है और इंसान अपने भाग्य का सिर्फ पात्र नहीं, शिल्पकार बन जाता है। अगर ये समरी पूरी सुन लिए तो मुझे अपने प्यार से कमेंट में अपने अनुभव जरूर लिखें। इस किताब ने आपके सोचने के तरीके, आपकी अवेयरनेस या फिर आपकी डेली जिंदगी में कौन सा सबसे बड़ा बदलाव लाया?
आपकी बातें, आपकी सीख मैं सच में जानना चाहूंगा। और हां, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंसाइट दे पाए तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। आपका यही छोटा क्लिक मुझे ऐसी और मीनिंगफुल वीडियो बनाने का हौसला देता है। आपका समय, आपका ध्यान और आपका साथ, इसी से यह सफर आगे चलता है। धन्यवाद।